स्वागत है आपका एमसीक्यू गुरुकुल के साथ। बीपीएससी पीवाई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 45 बीपीएससी प्रीलिम्स पार्ट 4 वीडियो को आज हम रिलीज कर रहे हैं। ये पिछले लास्ट 3 वीडियोस का चौथा पार्ट है। जो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो बीपीएससी पीवाई की सीरीज प्लेलिस्ट में जाएं और पहले 3 वीडियो को देखें। उसमें हमने 60 प्रश्नों को कवर करा है जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे। तो 45 बीपीएससी प्रीलिम्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उनसे जुड़े तथ्य जो कि आने वाले बीपीएससी एग्जाम में उपयोगी हो सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार से अलग होकर कौन सा नया राज्य बना है? विच न्यू स्टेट वाज रिसेंटली कार्व्ड आउट ऑफ बिहार? क्योंकि ये क्वेश्चन 2002 के एग्जाम का है और उस वक्त हाल ही फिलहाल में झारखंड एक नया राज्य बना था, इसलिए ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और यह राज्य बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित करके बनाया गया था और यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था मुख्यतः खनिज संसाधनों और उद्योगों पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड के गठन के बाद बिहार में कितने जिले शेष बचे थे? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स रिमेन्ड इन बिहार? ऑप्शन है 65, 60, 62 और 37। दोस्तों, ये निकटतम आंकड़ा इसलिए दिया गया कि जब ये जिला बना था, सॉरी, ये जब राज्य बना था उस वक्त कितने जिले बचे। आज का आंकड़ा नहीं मांग रहा है, ये आज का आंकड़ा नहीं है। जो क्वेश्चन 2002 है उस वक्त से पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उस वक्त के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है कि कितने जिले झारखंड के गठन के बाद बिहार में शेष बचे थे। तो दोस्तों, उस वक्त 37 जिले बचे थे। बाद में अन्य जिलों का निर्माण हुआ, लेकिन 2002 के समय ये आंकड़ा 37 था। ठीक है, झारखंड गठन के पश्चात बिहार में 37 जिले शेष रह गए थे और समय के साथ बिहार में कुछ जिलों का पुनर्गठन कर कुछ नए जिले बनाए और 2023 तक बिहार में जिलों की संख्या बढ़कर 38 हो चुकी है। ठीक है, इवन 25 तक ये संख्या 2025 तक की संख्या 38 हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? व्हाट आर द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ बिहार? ऑप्शन है चावल, गेहूं और मक्का। ये एक ऑप्शन है। अदर ऑप्शन है गन्ना, चाय और जौ। थर्ड ऑप्शन है मूंगफली, कॉफी और गेहूं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल, गेहूं और मक्का। बिहार की 76% आबादी कृषि पर निर्भर है। हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ धान यहाँ की मुख्य फसल है और गेहूं यहाँ की रबी फसल है। तो धान कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। और गेहूं कौन सी फसल है? रबी फसल है। और मक्के की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, विशेष रूप से उत्तरी बिहार पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े गोडाउन इसलिए बने हैं क्योंकि मक्के की खेती एक बड़े पैमाने पर होती है और उनको स्टोर करके बेचा जाता है। तो धान, गेहूं और मक्का यहाँ का मुख्य फसल माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? अब ये ऑप्शन, इसके जितने भी ऑप्शन है वो ध्यान से देखिएगा। ये 2002 में प्रश्न पूछा गया तो उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना है। ठीक है, बिहार कोयला और अभ्रक का अग्रणी उत्पादक रहा है। बिहार हैज बीन ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल एंड मिका। सेकंड ऑप्शन है 1911 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। बिहार सेपरेटेड फ्रॉम उड़ीसा इन 1911। झारखंड राज्य के गठन के बाद बिहार उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड बिहार शेयर से बॉर्डर विद उड़ीसा। बिहार की विधायिका एक सदनीय है। बिहार हैज ए अन यूनिक कार्मेल लेजिस्लेचर। अगर आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन की तरह से अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन डी, जो बिहार की विधायिका एक सदनीय है, ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। उसके बाद झारखंड राज्य के गठन के बाद बिहार उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, और बिहार जो है कोयला और अभ्रक का उत्पादक रहा है। बिहार 1911 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। ये दो ऑप्शन हैं जिसको कि आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं और इससे ही हमें स्टेटमेंट सही चुनना है। तो जब भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 ऑप्शंस, अक्सर 2 ऑप्शंस हमेशा एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार कोयला और अभ्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य रहा है। झारखंड बनने से पूर्व बिहार खनिज संपदा से समृद्ध एक प्रमुख राज्य था। उसमें बिहार कोयला और विशेषकर अभ्रक का अग्रणी उत्पादक माना जाता था और झारखंड के गठन के बाद अधिकांश खनिज क्षेत्र इस नए राज्य में चले गए। और उसके बाद जो अदर ऑप्शन है कि बिहार 1911 में अलग हुआ था
उड़ीसा से नहीं, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार अब उड़ीसा से सीमा साझा नहीं करता है और बिहार की विधायिका दूसरे नहीं है। तो अदर 3 ऑप्शंस जो थे वो गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? विच सिटी ऑफ द बिहार बिकेम कैपिटल स्टेट ऑफ द झारखंड? ऑप्शंस है बक्सर, धनबाद, रांची और हजारीबाग। आई थिंक ये सभी जानते हैं कि रांची झारखंड का राजधानी का रांची बना। ठीक है, अगला सब प्रश्न है, बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? व्हाट इज ओरिजिनल मीनिंग ऑफ वर्ड बिहार? ऑप्शन है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, हरियाली की भूमि। ठीक है, विहार जो है वो बिहार से बना है, VIHAR, और बिहार को बौद्ध मठ भी कहा जाता था, जहाँ पे बहुत सारे बौद्ध संत आकर के निवास करते थे और अन्य स्थानों पर जाते थे या मेडिटेशन वगैरह करते थे उस स्थान पर रुक करके, तो एक उसको मठ कहा जाता था। उसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध मठ। देखते हैं इसका, चर्चा करते हैं इसके फैक्ट्स पर। बिहार शब्द संस्कृत और पाली भाषा के विहार शब्द से उत्पन्न हुआ है। ये हमेशा ये बीपीएससी में बौद्ध, बिहार, विहार इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आप जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स की हम चर्चा कर रहे हैं, आगे अन्य प्रीलिम्स एग्जाम की भी चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे कि बिहार और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में या हर अल्टरनेट एग्जाम में कभी ना कभी आया गया है। ठीक है, तो बिहार शब्द जो है संस्कृत और पाली भाषा के विहार शब्द से उत्पन्न हुआ है, और विहार का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास और साधना करते थे। ठीक है, इस क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहार और स्तूपों का निर्माण हुआ था, बिहार क्षेत्र में कहा जाता है। और मुस्लिम शासन काल में पारस निर्मित क्षेत्र को बिहार कहा जाने लगा। पहले बिहार था, बाद में 12वीं सदी को बिहार कहा जाने लगा। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन बिहार? अगेन ये क्वेश्चन 2002 के पर्सपेक्टिव से इसका आंसर है, और पहले 2002 के पर्सपेक्टिव से हमें देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1913 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर ये 2000 यह आंकड़ा सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के वर्ष 2002 की रिपोर्ट पर आधारित है, पहले मैंने बताया, और उसमें बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1913 किलोमीटर थी। और वर्तमान में जून 2025 तक जो हमारे पास लेटेस्ट आंकड़ा है, अगर आप 71वें पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आंकड़ा आपके लिए उपयोगी हो सकता है, कि वर्तमान में जून 2025 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6131 किलोमीटर, 6131.80 किलोमीटर है। अगर आप 72वीं बीपीएससी का एग्जाम देंगे और उस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस फैक्ट को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त तक हो सकता है कि पूर्णिया और पटना का जो एक्सप्रेसवे है वो बन जाए, और अदर अन्य अन्य एक्सप्रेसवे जो कि लूप में है, हो सकता है उनका निर्माण हो जाए, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम का कोई शेड्यूल नहीं होता है कि कब होगा। हो सकता है कि एग्जाम 1 या 2 साल के बाद हो, तब तक में अन्य अन्य राजमार्गों की संख्या बढ़ जाए, तो ये डाटा आप अपडेट करके उस वक्त सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है, बट लेकिन 71वें बीपीएससी में ये डाटा, यही डाटा काम आएगा, और उस वक्त ये पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि राजमार्गों की कुल लंबाई 131 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार इन व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डज बिहार कंस्टिट्यूट? ऑप्शन है 9.30%, 10.21%, 16.44% एंड 8.60%। दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8.60%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ थी, और उस जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। तो इस प्रकार बिहार की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 8.60% थी, और 2001 की तुलना में 2011 में बिहार की जनसंख्या 25.45% की वृद्धि हुई थी। मतलब हमारी आबादी 2001 की तुलना में 2011 में सिर्फ 10 साल में 25% की दर से वृद्धि हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? अगेन ये 2002 का क्वेश्चन है, उस वक्त झारखंड बिहार राज्य का ही हिस्सा था, इसलिए बहुत सारे प्रश्न आप पीछे भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न इन्फ्लुएंस्ड हैं जिससे झारखंड से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज जमशेदपुर लोकेटेड? ऑप्शन है दामोदर, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और अजय। दामोदर, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और अजय। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा। जमशेदपुर झारखंड के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा एक प्रमुख शहर है। ठीक है, अन्य ऑप्शंस क्या क्या है? दामोदर, दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में आती है, एक कोलकाता के पास हुगली मिलती है, इससे जुड़े कुछ तथ्यों की चर्चा है, और दामोदर नदी को ही बंगाल का सुख कहा जाता है। ये याद रखें, ये फैक्ट में भूलिए ऐड करना। ठीक है,
और ब्राह्मणी जो है नदी उड़ीसा राज्य में बहती है, यह तालचेर किलकट महानदी में ही मिलती है। महानदी नदी में आकर के ब्राह्मणी नदी मिल जाती है। और अजय जो थर्ड ऑप्शन था, वो अजय नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली प्रमुख नदी है, और ये कोलकाता के पास कटवा में भगीरथी से मिलती है। तो ऐसे नहीं पूछेंगे ये क्वेश्चन, अब आज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये इस तरह से पूछ सकते हैं कि झारखंड से या बिहार से, बिहार या जैसे कोई नदी दे दिया फॉर एग्जाम्पल दामोदर, ठीक है, ये किस नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है, ब्राह्मणी किस महानदी में जाकर के, किस नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आज से पूछे जा सकते हैं कि थोड़ा प्रश्न आज तक ट्विस्ट होके आता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रमुख लौह अयस्क उत्पाद जिला कौन सा है? विच इज द मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? ऑप्शन है टाइटनगंज, हजारीबाग, धनबाद और सिंहभूम। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए डी, सिंहभूम। अब अगर आज के पर्सपेक्टिव से देखें कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी होता है कि बिहार से सटे राज्यों के बारे में पूछ दिया जाता है कि बिहार से सटे राज्यों में लौह अयस्क उत्पादक जिला कौन सा है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल किया। ये जस्ट एक फैक्ट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और सिंहभूम जिले में लौह अयस्क के भंडार का लगभग 25% हिस्सा स्थित है, और लौह अयस्क के लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में है। बाकी राज्यों में लोहा बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ये 5-6 राज्य में लोहा है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार के किस जिले ने अपने कुछ क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल को सौंप दिया था? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ट्रांसफर सम ऑफ दिस एरिया टू वेस्ट बंगाल? ऑप्शन है जमशेदपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, और दी राजगीर। मतलब किस डिस्ट्रिक्ट, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट को पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णिया और मानभूम। तो फिर इसको जो है को चर्चा करते हैं। और ये जो फैक्ट मैंने लिखा है इसमें कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम से रिलेटेड, इस पुनर्गठन नियम को हमेशा हमेशा याद रखना है, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ बहुत ही कम फैक्ट्स है, और वो फैक्ट्स इतने नहीं हैं कि हर साल उसको अलग 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 फैक्ट्स पूछे। तो कभी कभी होता है कि अगर फैक्ट से जुड़े प्रश्न आने लगे बिहार स्पेशल में, जो कि 30 से 35 प्रश्न आते हैं, तो हो सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम से जुड़े प्रश्न भी आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ था और 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ था, ठीक है। और किसी अधिनियम के तहत पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ हिस्से को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया था, ठीक है। और ये जब मिलाया गया था, ये जब देश आजाद हुआ उसके बाद 1956 में मिलाया गया था। नहीं, ये बदलाव जो है बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों का हस्तांतरण अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। ये हमेशा याद रखना है कि बिहार और के कुछ हिस्सों को पश्चिम बंगाल में जो शामिल कराया गया था, वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो वो अधिनियम था बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों का हस्तांतरण अधिनियम 1956, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अब देखिए, ग्राम पंचायत, ये पंचायती राज से जुड़े हुए प्रश्न आप देखेंगे हर साल आते हैं, ठीक है। तो ये हमें ये ऐसे प्रश्नों को आप डबल ट्रिपल रिवीजन करके जाइए, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन कौन इकाइयां सम्मिलित होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द 3 टाइप पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज पहला जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ऑप्शन बी क्या है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। तीसरा क्या है, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति। और चौथा क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बड़े ध्यान से आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमेशा आप मार्क करके रखें। दोस्तों उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। चूंकि ग्राम पंचायत से जुड़े प्रश्न आते हैं, इसलिए हमने बहुत सारे फैक्ट्स को इसमें शामिल किया है। देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्य स्तर, जिला स्तर की 3 इकाइयों में विभाजित होती है। ग्राम स्तर की इकाई होती है जो ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर की इकाई होती है, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि एक जो मतलब कह सकते हैं मुखिया का क्षेत्र जो, ठीक है, ऐसे आप फैक्ट से समझ सकते हैं। पंचायत समिति ब्लॉक या तहसील स्तर पर कार्य करती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रखंड प्रमुख जो होता है उसको कहा जाता है। और जिला परिषद पूरा जिले में पंचायती कार्यों का समन्वय करती है और सर्वोच्च इकाई होती है। और जो जिला परिषद होता है किसी भी राज्य में देखेंगे आप, जब मुखिया का इलेक्शन होता है तो प्रखंड का अध्यक्ष का इलेक्शन, मुखिया का इलेक्शन और जिला परिषद का इलेक्शन एक साथ होता है। इसका काम क्या है कि अलग अलग पंचायतों में पंचायती कार्यों का समन्वय करना, और ये सभी ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च इकाई होता है, ठीक है।
और 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कर दिया गया 1992 में। और संविधान के किस भाग में इसको प्रावधान किए गए? संविधान के 9वें भाग में। ठीक है। और राजस्थान पहला राज्य था जिसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में इस प्रणाली को लागू किया गया था। ठीक है। तो चूंकि ये संविधान संशोधन संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला था, लेकिन राजस्थान इसे बहुत पहले ही लागू कर चुका था। ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर। 73वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है राष्ट्रपति का महाभियोग, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण, पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? द 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, चुनाव आयोग की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पंचायती राज व्यवस्था। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संशोधन अधिनियम का पारित हुआ था 1992 में। इससे पहले भी आगे की पिछले वीडियो में देखेंगे आप, इस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। और त्रिस्तरीय पंचायती ढांचे को अनिवार्य किया गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है। और पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया गया था। इस तरह से 11वीं अनुसूची के माध्यम से पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है। जो फैक्ट है कि आज के मुखिया किसी को भी, क्या या ग्राम पंचायत अदर के चुने गए कोई प्रतिनिधि को ये पता ही नहीं होता है। उनको पता था सिर्फ रोड बनाना या इंदिरा आवास बांटवाना ही हमारा एक काम है, पर ऐसा नहीं है। 11वीं अनुसूची के माध्यम से पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने को अधिकार दिया गया था। ठीक है। अच्छा, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं? कर 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का एक सीधा उदाहरण क्या है कि आप जो टैक्स भरते हैं। और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है कि आप जो कोई सामान लेते हैं उस पर इनडायरेक्टली आप जो टैक्स देते हैं उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है। तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर कंसिडर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस? ऑप्शन है बिक्री कर और आयकर, बिक्री कर और संपत्ति कर, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क, आयकर और उत्पाद शुल्क। सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क। अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जिसका बोझ वो व्यक्ति नहीं उठाता जिस पर कर लगाया जाता है, बल्कि उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। बिक्री कर उपभोक्ता द्वारा माल खरीदने पर चुकाया जाता है, जो मैंने आपको बताया। और लेकिन इसे व्यापारी सरकार जमा करता है, इसलिए आप जो सामान लेते हैं उसका पैसे व्यापारी को देते हैं, वो व्यापारी उस टैक्स को सरकार को जमा करता है। ठीक है। इस तरह उत्पाद शुल्क वस्तुओं के उत्पादकों पर लगाया जाता है, परंतु उपभोक्ता इसे भुगतान करता है, क्योंकि इसे उत्पाद के मूल्य में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से दोनों करों का भार तो उपभोक्ता को भरना पड़ता है। अब उत्पाद शुल्क देखिए, उत्पाद शुल्क क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए की कोई साबुन है, वो उसका निर्माण 2 रुपए में हुआ है, वो उसका उत्पाद शुल्क हो गया। अब सरकार उस पर 1 रुपए का टैक्स लगा रही है, तो साबुन बिक रहा है आपको 4 या 5 रुपए में, तो 3 रुपए जो है वो जैसे उत्पाद शुल्क और बिक्री कर, ये 3 रुपए तो आपको सीधे सीधे लाइक उत्पाद शुल्क और बिक्री कर के रूप में चले गए, वो प्रत्यक्ष कर हो गया। ठीक है। अब जो 1 रुपये 2 रुपये जो कंपनी का प्रॉफिट है, उसमें अलग अलग में फीचर दिए हैं, उनका प्रॉफिट है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन बिक्री कर जो हुआ, जो माल करने पर आपने चुकाया, वो कर कौन चुकाता है? कस्टमर चुकाता है। और वो कर सरकार को कौन जमा करता है? व्यापारी। और उत्पाद शुल्क वस्तुओं के उत्पाद पर लगाया जाता है। ठीक है। कि जो उत्पाद लगे उस पर कितना शुल्क लगाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये में कोई चीज़ बनी है, ठीक है, तो उत्पाद शुल्क वस्तुओं के उत्पाद पर लगाया जाता है, और अंततः से उपभोक्ता ही उस लाइक से भुगतान करता है, क्योंकि इस बात के मूल्य में शामिल है। 2 रुपये में बड़ा उस पर टैक्स लगा, उसको उत्पाद उस पर 3 रुपये का बेचा या 4 रुपये का बेचा, तो अंततः ये उत्पाद शुल्क जो है उपभोक्ता को ही दिया जाता है, उपभोक्ता के द्वारा दिया जाता है। सॉरी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की साधारण निर्धारित की जाती है। ऑन व्हाट बेसिस इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री डिटरमाइंड? ऑप्शन है जनसंख्या, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, बोथ नेशनल इनकम पॉपुलेशन एंड नन ऑफ द अबव। दोस्तों उसका सही आंसर है और राष्ट्रीय और जनसंख्या दोनों। ठीक है। हाँ, तो प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होता है? किसी देश के प्रत्येक नागरिक की औसत आय, और यह राष्ट्रीय आय को देश की कुल आय जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त होती है, यानी कि राष्ट्रीय आय तक कुल जनसंख्या है। यह क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान साधारण प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इज नोन एज प्लास्टिक मनी?
ये सारे क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चंस रिलेवेंट आज भी हैं। चाहे 71 72 बीपीएससी में अगर आप देते हैं तो ये सारे इकोनॉमिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आजकल तो बजट से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और बिहार में पंचायती राज से जो क्रियान्वयन कर रहे हैं अब उस पे, या जो बजट फंडिंग है उस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। बट ऐसे प्रश्न भी आते हैं, फैक्चुअल प्रश्न जो है 2 या 4 प्रश्न तो आ ही जाते हैं अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स में। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान साधन प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? बियरर चेक, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट और गिफ्ट चेक। दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड। भारतीय मानक समय आईएसटी और ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी के बीच समय का कितना अंतर होता है? व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी एंड ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी? सही इसके ऑप्शंस हैं 4 घंटे, -5 घंटे, -4 घंटे और 5 घंटे 30 मिनट। ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 5 घंटे 30 मिनट। इससे जुड़े कुछ फैक्ट पे चलते हैं। भारतीय मानक समय आईएसटी को 82.5 पूर्व देशांतर के आधार पर निर्धारित किया गया। देशांतर ये पॉइंट जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ये याद रखेंगे, ठीक है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के पास से होकर गुजरती है, मिर्जापुर शहर से। उसी तरह से ग्रीनविच मीन टाइम जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर मापा जाता है, जो ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अब उन्होंने बनाया तो उन्होंने अपने आप को 0 पे रख करके सबको नाप दिया है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। अंग्रेजों ने बनाया है। उस तरह से आईएमडी जो आईएसटी जो है जीएमटी से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। इसका अर्थ है कि जब जीएमटी में सुबह 6 बजे होते हैं तो भारत में 11:30 बज चुका होता है। ऐसे समझ सकते हैं कि लंदन में जब 6 बजते हैं सुबह, भारत में 11:30 बज चुके होते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नांगल डैम सिचुएटेड? ऑप्शंस हैं रावी, सिंधु, चिनाब और सतलुज। दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सतलुज। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बना हुआ है। और इस बांध के निर्माण से गोविंद सागर नामक एक विशाल जलाशय का भी निर्माण हुआ है। सर छोटू चौधरी रामपुर इस बांध परियोजना का जनक बनाया जाता है, ये याद रखेंगे। और इस बांध की ऊंचाई है 225 मीटर, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध बनाती है। और भारत की चौथा सबसे ऊंचा बांध जो है टेहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर, ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं, ये सारे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, इनको रटवान रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव मेरु रज्जु स्पाइनल बोर्ड जो अब पीठ में जो होता है, ये कितने जोड़े से कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड? ऑप्शन है 13, 21, 33 और 12। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड? दोस्तों उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 31। मानव मेरु रज्जु कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं से निकलती हैं, जिन्हें मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। इसमें ये सारे फैक्चुअल है, ये याद रखेंगे। ये बहुत ही, हमने ये सारे जो भी फैक्ट्स को ऐड करा हुआ है, कहीं किसी में ज़्यादा किसी में कम है, हमने उतना ही ऐड करा हुआ है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मानव मेरु रज्जु जो है कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं से निकलती है, जिसे मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। जिसमें से 8 ग्रीवा, 12 वक्षीय, 5 काठ, 5 ट्रिक और 1 अनुट्रिक होते हैं तंत्रिका। अब इसको ये क्या होते हैं, इसके टीप पे आपको नहीं जाना है, आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करना है। तो ये अगर पूछ दे कि मानव मेरु रज्जु जो है उसमें अब ऐसे नहीं पूछेगा कि कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, नहीं, वो ऐसे पूछेगा कि मानव मेरु रज्जु जो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं से निकल के बनती है, उसमें पक्षीय और काठ, वक्षीय और काठ की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 12 वक्षीय और 5 काठ होती है, ठीक है। और प्रत्येक तंत्रिका जो है 2 भागों से मिलकर बनती है, पृष्ठीय जड़ और वेंट्रल जड़। समझने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है, दैट्स इट। एग्जाम में पूछेगा तो ये दे देना, नहीं पूछेगा तो नहीं देना है, बस उससे इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। चलते हैं लास्ट प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 की अनुसंरचना किस प्रकार की होती है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड? ऑप्शन है त्रिकोणीय पिरामिड, अष्टफलकीय, तलीय, चतुष्फलकीय। दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अष्टफलकीय। ये देखो आप, ये SF का ये फोटो है, ये S जो है 6F से मिल के बना हुआ है, SF6 6, और 6 अणु अष्टफलकीय ज्यामिति को प्रदर्शित करता है। इसमें सल्फर जो होता है ये केंद्रीय परमाणु होता है, और 6 क्लोरीन जो है परमाणु समरूप से जुड़ा होता है। जैसे इसमें देखो आप,
इस एफ में जाओगे तो इसमें 6 परमाणु होते हैं, ठीक है। ये सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माय मिस्टेक। एफ में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एस से मिलके जुड़े हुए रहते हैं। सल्फर SF6 एक गंधहीन, रंगहीन और गैर ज्वलनशील गैस होती है जो वातावरण में भारी प्रकार नीचे के स्तरों पर पाई जाती है। दैट्स इट। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें कि हम मोस्टली सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को छोड़कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।